आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष एसीएस इंडस्ट्रीज अरविंद कुमार सर की अध्यक्षता में और कुल 41 प्रस्ताव बोर्ड में प्रस्तुत किए गए। इसमें से जो प्रमुख प्रस्ताव हैं उनके बारे में क्या है मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। एक तो पहले प्राधिकरण की 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15/12/23 तक की अवधि में प्राधिकरण में कुल 2120 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई, जो पिछले साल से 1 से 70% है, 70%। साथ ही इसी अवधि में प्राधिकरण द्वारा 14 से 74 करोड़ का भुगतान भी किया गया। यमुना प्राधिकरण में जो इनकम है वो तमाम तरीकों से बढ़ी है। ओटीएस के माध्यम से बढ़ी है, रेजिडेंशियल अलॉटमेंट से बढ़ी है, इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट से बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट, और अब तक हम में ऑलरेडी 69% एक्साइज है। आज बोर्ड ने हमारे 3 साल के बैलेंस शीटें भी फाइनल की, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। यानी अब हम अपडेट हो गए हैं। 2020-21 जो अंतिम वित्तीय वर्ष था वहाँ तक की हमारी बैलेंस शीट एक्रूअल आधार पर पूरी हो चुकी है। 18-19 में प्राधिकरण को 149 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 19-20 में 289 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 20-21 में 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लगातार 3 साल से हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और हर साल इस प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। और 3 साल के प्रॉफिट जो बैलेंस शीट है उसके अनुसार 18-19 में 149 करोड़ का प्रॉफिट है, 19-20 में 289 करोड़ का प्रॉफिट है और 20-21 में 455। तो हमारी बैलेंस शीट एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क की 4 राज्यों को इन प्रिंसिपल स्वीकृत की थी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उसमें से उत्तर प्रदेश का मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण में बनेगा। इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले आया था। अब 31 दिसंबर को सेक्रेटरी फार्मा द्वारा इसकी बैठक ली गई और डीपीआर का प्रस्तुतिकरण देखा गया। उसके बाद इन प्रिंसिपल ये अप्रूव कर दिया गया है। कुछ क्लेरिफिकेशन मांगे गए हैं जो हम अलग से भेज रहे हैं। तो मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश का सैद्धांतिक रूप से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और आज वो बोर्ड को अवगत करा दिया गया है। यह मेडिकल डिवाइस पार्क 3.5 एकड़ में होगा, सेक्टर 28 में होगा जो कि एक्सप्रेसवे के सेक्टर है। और इसमें पहले चरण में 200 एकड़ और दूसरे चरण में 150 एकड़, कुल 3.5 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आईआईटी कानपुर करेगी। यहीं पर एक डाटा सेंटर भी होगा और इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो फोकस ग्रुप है, वो बड़े मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन का है, जैसे सीटी का, एमआरआई का, वेंटिलेटर का, यानी ऐसे उपकरण जो भी भारत में नहीं बनते, जो पूरी तरह से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके लिए हम लोग इसकी मार्केटिंग के लिए पूरी तैयारी करेंगे। इसको मार्केट करने के लिए रोड शोज करेंगे जगह जगह पर, भारत में भी और बाहर भी। और ये प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में जो ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कि मेडिकल डिवाइस बनाती हैं वो इसमें आ सकें और वो भाग ले सकें। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ही मेन फोकस होगा, कोई डिस्पोजेबल चीज़ों का फोकस नहीं होगा कि जो डिस्पोजेबल चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बड़ी कंपनियां जैसे सिमंस है, जीई है, इस तरह की कंपनियां जो है उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। इनके साथ वेबिनार भी किए गए हैं। एक मेडिकल डिवाइस ग्रुप भी है, एक मेडिकल जोन का करके एक ग्रुप भी है, वहाँ भी कई बार कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। और ये कोशिश हो रही है कि जितनी बड़ी कंपनियां वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो ये अप्रूवल हो गया, बोर्ड ने इसका अप्रूवल कर दिया है। डाटा की भी स्वीकृति हो गई है, डाटा पार्क की भी स्वीकृति हो गई है। और इस डाटा पार्क में 2 एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो एफएआर इसका जो नॉर्मली हमारा एफएआर 1.5 है उसको बढ़ा के 3 कर दे रहे हैं और ग्राउंड कवरेज 40% से 60% कर रहे हैं। और जो हाइट की लिमिट है वो 24 मीटर रहेगी, क्योंकि एयरपोर्ट का फनल जोन है इसलिए 24 मीटर रहेगा। तो डाटा पार्क के लिए अतिरिक्त एफएआर, अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज भी दिया जाएगा, जिससे कि डाटा पार्क के लिए बड़ी कंपनियां आकर्षित की जा सकें। एक यमुना प्राधिकरण में जो डीएसआर व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई है, जिसके आधार पर एस्टीमेट बनता था और टेंडरिंग होती थी। और नोएडा की भांति जो है PWDSR लागू कर दिया गया है, क्योंकि एस्टीमेट के सापेक्ष बहुत ज़्यादा बिलो एस्टीमेट आते थे और कई बार तो 60% तक आए, तो औचित्य नहीं पाया जा रहा था। इसका मतलब कि एस्टीमेट बनाने में कहीं कोई कमी हो रही थी।
और उसके DSR के जो रेट्स थे वो काफ़ी सही नहीं थे, मार्केट के अनुसार नहीं थे, इसलिए PWD SR लागू कर दिया गया है। सभी प्रकार के निर्माण में जहाँ PWD का अपना शेड्यूल रेट है और अगर नहीं है तो PWD के गाइडलाइंस में क्या है वो यहाँ लागू होगा, चाहे वो रोड हो, चाहे ड्रेन हो, चाहे जल हो, चाहे सीवर हो, चाहे भी जो काम हो, सभी में PWD SR लागू होगा। ज्ञातव्य है कि नोएडा प्राधिकरण में भी PWD SR लागू किया जा चुका है। तो DSR का क्वेश्चन जो होता है दिल्ली शेड्यूल रेट से दिल्ली शेड्यूल, अभी तक इन तीनों प्राधिकरणों में दिल्ली शेड्यूल रेट लागू किए हुए थे, जबकि PWD हर साल हर क्वार्टर में शेड्यूल रेट जारी करती है, मार्केट रेट के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के खर्चे के हिसाब से वो आवेदन करके देते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट रहता है और जो मार्केट रेट रहता है उसके लिए कमेटी अप्रूवल देती है। DSR भी आउटसोर्स ही सर? DSR दिल्ली के रेट थे जो हम लोग लागू करते थे, अब अपने प्रदेश का शेड्यूल रेट लागू करेंगे जो कि हर क्वार्टर अपडेट होगा। वो कभी 1 साल पे आता था, कभी 2 साल पे आता था, कभी 3 साल पे आता था। PWD का SR हर क्वार्टर में आता है, तो ये ज़्यादा अप टू डेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ, PWD के शेड्यूल रेट लागू कर दिए गए हैं। एक जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ 3 सब स्टेशन बना रहा है, जो जिसका पैसा हमने प्राप्त दे रहा है, सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 24 में, और एक सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी हमने एक 2 से 20 kV के सब स्टेशन की अनुमति दी है, तो 4 बना रहा है, और एक सेक्टर 24 में एक ट्रांसमिशन लाइन भी बना रहा है। कुल 5 काम, बड़े काम यहाँ चल रहे हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन एक बना रहा था 2 से 20 kV का सब स्टेशन, वहाँ पर भी 1 से 32 kV का एक एडिशनल हम सब स्टेशन बना रहे हैं। हम इतनी बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले आने वाले 35 से 40 सालों तक बिजली की जो प्रोजेक्शंस हैं मास्टर प्लान में, वो अभी पूरी हो जाएगी। अगले 40 सालों तक का बिजली का पूरा मास्टर प्लान पूरा हो जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक जियो किया है। अभी यूपी पावर कॉर्पोरेशन और यूपी ट्रांसमिशन जो पैसा हमसे लेता था बनवाने का, हम उसी से बनवाते हैं, गवर्नमेंट से बनवाते हैं, तो उसमें डबल GST लगती थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक जियो जारी कर दिया है जिसमें इन प्राधिकरणों को जो पैसा जो भुगतान करेंगे उसको ग्रांट माना जाएगा, तो उससे डबल GST बन जाएगी, सिंगल GST लगेगी। तो उस जियो को भी अडॉप्ट किया गया, तो इससे प्राधिकरणों को वित्तीय मदद मिलेगी, साथ ही साथ इन चीज़ों की स्थापना में तेजी आएगी। एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि जो आवासीय भूखंड में, LFT में और इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में जो मूल LRT होता था वो अपने अटॉर्नी के माध्यम से लीज नहीं करा पाता था, बहुत परेशान होता था, यहाँ काफ़ी लोग दौड़ते रहते थे। तो हमने मूल LRT के पक्ष में अटॉर्नी होल्डर के थ्रू जो है वो जो ब्लड रिलेशन में है उन सभी को अलाउ कर दिया है कि ब्लड रिलेशन में माता पिता भाई बहन, इसके अलावा अगर सहआवंटी हैं तो उनके रिश्तेदारों को भी अलाउ कर दिया, उनको भी GPA दे सकते हैं, और रिलेटिव भी GPA से मूल आवंटी के पक्ष में करा सकते हैं और ब्लड रिलेशन भी करा सकते हैं। जिससे क्या होगा, कोई बीमार है, कोविड में है, कोई अमेरिका में है, कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग है, कोई NRI है, तो उनके जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अन्यथा वो लोग बहुत परेशान होते थे, अमेरिका से आते थे, 4 लाख रुपया अपना खर्च करते थे, परेशान होते थे काफ़ी जी। अभी तक ये पहले वाली किसी ने GPA करा रखी तो वो ब्लड रिलेशन में GPA ट्रांसफर दूसरी चीज होगी। GPA के नाम पे LRT के पक्ष में रजिस्ट्री कराना, अभी तक मूल LRT को रजिस्ट्री कराने के लिए आना पड़ता है। अब GPA होल्डर के माध्यम से रजिस्ट्री हो सकेगी और ब्लड रिलेशन में भी हो सकेगी, रिश्तेदार का भी GPA होगा, वो भी लागू होगा। मान लीजिए कई बार नहीं है परिवार में कोई रिश्तेदार है तो उसको भी चाचा ताऊ मामा हाँ, मतलब काफी है, डिटेल बता देंगे, बता दो, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। उसके बाद पेनाल्टी लगेगी। उस डेट को हमने 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड का खतरा और बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, तो बोर्ड ने निर्णय लिया कि अगले 3 महीने बढ़ा दिया जाए। फिर इसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। जिस तरह कोविड की महामारी बढ़ रही है उसको दृष्टि रखते हुए 3 महीने बिना किसी शुल्क के लिए ट्रीट कराने की अनुमति दी गई है। फिर इसको रिव्यू करेंगे, अगर खतरा और बढ़ेगा तो इसको थोड़ा आगे फिर बढ़ाएंगे। कितनी आवंटियों को लागू होगा सर? इससे लगभग 38,000 आवंटियों को लागू होगा, जितने LRT सबके लिए, सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे ग्रुप हाउसिंग हो, किसी प्रकार, चाहे BHS हो, सभी के लिए। एक वन टाइम सेटलमेंट योजना यहाँ लाई गई थी। 1700 का डिस्पोजल हो गया है, जो अक्टूबर माह में 4 से 11 आए थे, 4 से 11 पूरे के पूरे डिस्पोजल हो गए हैं। कुल 2005 से 93 एप्लीकेशन आए, अक्टूबर में 4 से 13 थे, सभी डिस्पोजल कर दिए गए। 2 महीने में एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना होता है। नवंबर में भी 20 नवंबर तक के सभी डिस्पोजल हो चुके।
यानी जो 20 जनवरी तक होने थे वो अभी पूरे हो गए। और दिसंबर में 2 से 2 एप्लीकेशन है। कुल काफ़ी जो है एप्लीकेशन डिसाइड हो गए, करीब 70% एप्लीकेशन डिसाइड हो गए और 11.82 करोड़ रजिस्ट्रेशन मनी जमा हुआ है। कुल इस योजना से 4 से 16 करोड़ का हमको फायदा होगा और कम 3.5 से करोड़ आमंत्रियों को फायदा होगा। हमारा पैसा आएगा 4 से 16 करोड़ और 3 से करोड़ के लगभग आमंत्रियों को लाभ मिलेगा। ओटीएस ग्रुप हाउसिंग को छोड़ के, ओटीएस ग्रुप हाउसिंग नहीं समझे।